हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एस्टेट है आपका एग्जाम होने वाला 7-8 दिसंबर को, उसमें टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों में जो कॉमन पोर्शन का मैथ आता है ना, वो 10 मार्क्स का आता है। तो बच्चों को क्या है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने होते हैं। और देखो, मैंने अपने चैनल पे जो टीजीटी का 2020 का है, 21 का है और टीजीटी का 2023 है, उनके पेपर डिस्कस किए हैं। तो वहाँ पे 3 पेपर है, उनमें भी वापस कॉन्सेप्ट है, टीजीटी के हमने किए हैं, तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है, वो रिपीटेशन पे चल रहा है। तो आप चाहो तो वो जाके देखना अपने लेवल पे भी। आप जब पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट है वो रिपीट हो रहा है। तो उन चीजों को अगर आपने पीवाईक्यू भी अच्छे से किए हैं तो आपके 10 में से 6 to 7 मार्क्स कहीं नहीं गए। लेकिन कंडीशन यही है कि अगर आप चाहे एक लेवल का आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपने पीवाईक्यू, अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपने पीवाईक्यू पीजीटी और पीआरटी के भी साथ में लेके चलने हैं। अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी तीनों के पीवाईक्यू करने हैं आपने, पीआरटी के लिए भी आपने तीनों के पीवाईक्यू है उनको अटेम्प्ट करके देखना है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, इनमें क्या होता है, सर्कल इनका ऐसा ही घूमता है। आप देखना, टीजीटी के 3 ही पेपर हमने डिस्कस किए हैं बस अभी तक, मीन्स 30 क्वेश्चन हमारे वो होंगे। तो यहाँ पे आप ये लगा के चलो कि 30 क्वेश्चन में से भी अगर आपको वही चीजें बार बार देखने को मिल सकती हैं, तो जब आप सारे ही पीवाईक्यू कर लोगे तो क्या वहां पे आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा? तो ये वाली चीज आप अपने लेवल पे सोचो। तो देखो, यहाँ पे ये वाला ऐसा क्वेश्चन है, टीजीटी में 2021 में भी आया, 2020 में भी आया और 2023 में भी आया। तीनों में इसका एक एक क्वेश्चन आया है और इसका क्वेश्चन इतना भी मुश्किल नहीं है। इसमें एक सिंगल फॉर्मूला है, अगर आपने उसको अलग अलग तरीके से अप्लाई करना सीख लिया तो इजीली हो जाएगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो ये M1D1 T1 डिवाइड बाई W1 और ये होता है M2D2 T2 बाई W2। क्या होता है इसमें, इसमें जो ये वाला होता है ना टाइम वर्क वाला, इसमें आपसे कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे कि इतने आदमी थे, इतने, यहाँ पे एम मीन्स कितने आदमी काम कर रहे हैं, इतने दिन काम कर रहे हैं, इतने घंटे काम कर रहे हैं, वो इतना काम कर रहे हैं। ये क्या, नंबर ऑफ मैंस, ये डेज, ये टाइम, और ये कितना काम उन्होंने किया। उसके बाद सेकंड कंडीशन आपको क्या मिलती है वहां पे, कि इनकी जगह पे अगर इतने आदमी होते, वो इतने दिन काम करते और इतना काम करते तो उनको कितना टाइम लगेगा। या तो वो इतना टाइम करते तो उनको कितने दिन काम लगेगा, या तो इतने दिन इतना टाइम करेंगे तो कितने आदमी होंगे। घूम फिर के इसी फॉर्मूले पे यहाँ से एक बेस क्वेश्चन आता है। आप देखना पीवाईक्यू को तो आपको पता भी चलेगा। तो ये वाला एक फॉर्मूला ऐसा है, अगर आप इसमें इस एक सिंगल फॉर्मूले से आप ये वाले क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप जाके भी देख सकते हो कि पीवाईक्यू में जब आप देखोगे ना तो ये वाली चीज है। तो ये वाला है ना, आपने ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको आपने अच्छे से करना है। और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, पीवाईक्यू भी करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें भी गिने चुने क्या है, आपको सीपी का पता होना चाहिए, एसपी का पता होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। अब देखो, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो तो सीपी पे ही होता है। तो ये वाली चीज आपने देखनी है कि प्रॉफिट हो या लॉस तो वो सीपी पे ही होता है। यहाँ पे मेनली 2-3 फॉर्मूले ही होते हैं, उन पे बेस्ड ही आता है कि हम देखे, जैसे गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो, किसी चीज पे हमें गेन हुआ, छोटी छोटी चीजें समझ के चलनी है। किसी भी चीज पे आपको गेन हुआ है तो गेन मीन्स क्या, कि हमने जो चीज खरीदी थी ना उससे ज्यादा में वो बेची होगी। तो इसका मतलब क्या, कि हमारा सेलिंग प्राइस वो ज्यादा रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो भी चीज होती है वो सीपी पे ही निकलती है, मल्टीप्लाई में 100। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला है। और एक लॉस परसेंट का, लॉस मीन्स क्या, कि जितने में हमने चीज खरीदी है उससे ज्यादा में वो, उससे कम में हमने बेची है, तभी तो हमें लॉस हुआ, नुकसान हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि सीपी बड़ा होगा एसपी से और ये भी सीपी पे निकलेगा। तो यहाँ पे देखो, इन 2 फॉर्मूले से आपका वो क्वेश्चन है वो सोल्व होता जा रहा है। बस इनको यूज कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। क्या पता क्या वहां पे ये दे देते हैं, देखना आप टीजीटी में 3 समाये हुए हैं ये वाली चीज पे भी। तो इस चीज को भी एक बार आपने देखना, अलग अलग टॉपिक वाइज हम इनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका ज्योमेट्री में जो आपकी आइडेंटिटी है, जो मैंने अलग से वीडियो भी बनवाई है आइडेंटिटी वाली, वो वाली भी अगर करते हो तो आप एनएफ आपके लिए, अगर उनको अच्छे से अप्लाई करना आता है, चीजों को सीखने से ज्यादा उनको अप्लाई करना आना चाहिए, तभी वो हेल्पफुल हो पाती है। तो ये वाला टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोट वाला भी है, कि जब बोट है और वो स्ट्रीम की एक साइड जा रहे हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, अपोजिट है तो घट जाती है। तो ये वाली चीज है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये वाला क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये पूछ लेंगे कि इतना डिस्टेंस उसने कार से किया है, आगे वाला गाड़ी से किया, उस बाइक से किया है, तो उसको कितना टाइम लगेगा।
तो ये वाला क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पे 3 ही पेपर अभी तक हमने किए हैं, तो वहाँ पे ये वाली चीज भी आपको रिपीटेशन में देखने को मिलेगी। सिंप्लीफिकेशन में सिंपल बोर्ड मार्क्स का आपको पता ना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी सम के बीच में है, वो लग सकता है। उसके बाद नंबर सिस्टम में जो फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ ओड हो गया, सम ऑफ इवन हो गया, उन चीजों का पता होना चाहिए। मेंसुरेशन में आपको ये वाले हो गए कि कोन का जो एरिया है पैरामीटर है, ट्रायंगल का है, एक सम यहाँ से आता ही आता है। तो आप ये लगाओ। और इसके साथ एक टॉपिक रह गया हमारा यहाँ पे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसमें एक ही फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, 2-3 फॉर्मूले हैं ओवरऑल, और इन 2-3 फॉर्मूले से ही सारे सम हो जाते हैं आपके। तो आप ये लगाओ कि देखो इतने सारे टॉपिक हैं और इनमें से एक एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये वाला क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। ये वाला भी फिक्स है, ये वाला भी आता है, ये वाला भी आता है। तो यहाँ पे लगाओ आप, यहाँ पे 9 टॉपिक तो हमने लिख लिए और क्वेश्चन 10 ही आते हैं। तो यहाँ पे अगर 9 के 9 हमारे नहीं भी आए तो 7 to 8 तो कहीं भी नहीं गए। तो ये वाले ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, अच्छे से करना है। और एक टॉपिक के आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3 फॉर्मूले ही मिलेंगे, जिनको ही आगे पीछे करके वहां पे घुमा फिरा के उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, बाकी कोई और जगह से क्वेश्चन बन के नहीं आते। तो चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, तो आपने पीवाईक्यू को एक अहमियत देनी है। उसके बाद यहाँ पे इन फॉर्मूलों को हर टाइप में अप्लाई करना होता, वही फॉर्मूला है, बस वो घुमा देते हैं और हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैथ में क्या होता है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप मैथ में स्कोर कर पाओगे। मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाई है ना, वो वीडियोस आप देखोगे कि मैंने 5 क्वेश्चन की वीडियो बनाई है और उन 5 क्वेश्चन में 15 मिनट लगते हैं। वीडियो में 15 मिनट लगते हैं जब मैं आपको वो समझाती हूँ, एक एक चीज निकाल के दिखाती हूँ। अगर आप ये लगाओ, वही चीज आप अपने लेवल पे करोगे तो वो क्वेश्चन है आपके 5, वो 5 मिनट में हो जाएंगे। और आपने 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, उनको 10 मिनट दी है, तो कोई वो ज्यादा टाइम आपने नहीं दिया है। अगर 10 क्वेश्चन मैथ के आप 10 मिनट में अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपने ज्यादा टाइम नहीं लिया है, क्योंकि टाइम जो कंज्यूमिंग होते हैं वो मैथ और रीजनिंग होती है। सीडीपी में इतना टाइम नहीं लगता। सब्जेक्ट में अगर आपका मैथ है तो हम कह सकते हैं कि टाइम लगेगा, अदरवाइज अगर आपका और कुछ सब्जेक्ट है तो उसमें टाइम नहीं लगता इतना। मैथ के लिए 10 मिनट देना, कोई कहने के मतलब बस यही है कि मैथ में 10 मिनट देना कोई ज्यादा टाइम नहीं है, आप दे सकते हो मैथ में 10 मिनट। तो यहाँ पे आप ये लगाओ 10 मार्क्स आपके, 10 में से 7-8 मार्क्स कहीं भी नहीं गए आपके। और यहाँ पे आपको 15 मिनट तो जब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा जाता है तब लगता है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजों से फेमिलियर हो जाओगे, आसानी से निकाल पाओगे। और ये टॉपिक आपने बिल्कुल बिलीव नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने। ये मत सोचना कि मैथ का पोर्शन स्किप करके आपका जो एस्टेट है वो निकल जाएगा। हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। कोई टॉपिक वीक होता है तो वहां से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम मार्क्स हमारे आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसको छोड़ के हम हमारा स्टेट है वो क्वालिफाई मान ले। तो बाकी आप सब पे डिपेंड है कि आप कैसे इसको लेते हो। हम डिस्कस करेंगे कि जो रीजनिंग के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, 10 या 11 ही है, 11-12 टॉपिक हैं, इनमें से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी जो कॉमन पोर्शन का सिलेबस है, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, वो ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो इससे पहले हमने मैथ का सिलेबस डिस्कस किया, यहाँ पे हम देखेंगे रीजनिंग का जो सिलेबस है वो कौन कौन सा रहेगा और किस टाइप के समूह से आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ये वाले टॉपिक हैं, वो चाहे फिर टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, तो ये वाला इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसके लिए। तो सबसे पहले देखो, ये तो मोस्ट कॉमन टॉपिक होता है ओड वन आउट का। ओड वन आउट मीन्स या तो आपको सीरीज दी जाएगी, वहां से आपको बताना होगा कि कौन सा नंबर है उस सीरीज में फिट नहीं बैठता, ऐसे आ जाता है। ऐसे कई बार क्या होता है कि सारी एक समान चीजें दी जाएंगी और वहां से आपने बताना कि कौन सी चीज इनमें से अलग है। मीन्स क्या कि 3 चीजें एक जैसी होंगी, उनपे एक चीज, एक सारे नियम अप्लाई होते होंगे। और फोर्थ आपको ऐसा चीज मिलेगी, ऐसे अगर डिजिट की फॉर्म में आएगा तो वो डिजिट ऐसा होगा कि वो उस जो सीरीज है उसमें फिट नहीं बैठेगा। अगर वैसे है तो वो वैसे ऐसे होगा जैसे फलों में आ गया, सब्जियों में आ गया, क्रिकेटर में आ गया कि सारे क्रिकेटर के नाम दे दिए, और एक है कोई फुटबॉलर का नेम दे दिया। ऐसे जैसे कि 3 क्रिकेटर हो गए और एक फुटबॉलर हो गया, तो वहां से हमसे पूछेंगे कि कौन सा इनमें से अलग है। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि ओड वन आउट हम किसको बोलते हैं। उसके बाद कैलेंडर का सम है, वो भी आ जाता है कई बार, जैसे पिछली बार एस्टेट में आया था कैलेंडर का सम, ये मुझे ध्यान है टीजीटी में आया था या पीजीटी में आया था मेरे ख्याल से। तो ये कैलेंडर में कैसे आता है कि इस दिन, इस साल ये दिन था, तो उस इतने दिन बाद या उससे 5-6 साल छोड़ के ये पूछा जाता है कि उस दिन क्या रहा होगा। तो ये वाली चीज वहां पे पूछी जाती है। जैसे आज शुक्रवार है, जैसे 5 दिसंबर 1999 को शुक्रवार है, तो उसके बाद इतने दिन बाद उस साल 2014 या 2018 क्या रहा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे आता है। उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो ये वाला तो मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है कि
जैसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कई टाइप से पूछते हैं। कई बार तो क्या होता है रीजनिंग में ये पूछ लेते हैं कि उसका जो फेस है वो किस साइड रहा होगा, कौन सी दिशा में होगा, कि कोई एक एक पर्सन है वो यहाँ से 5 किलोमीटर चला, उसके बाद इतने किलोमीटर चला, नॉर्थ मुड़ा, उसके बाद ईस्ट वेस्ट, ऐसे करके जो ये वाला इस वाली चीज पे डिपेंड होता है ना हमारा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो इस वाले फॉर्मूले पे हमारे बेस्ड होते हैं ना, ये वाली चीजें यहाँ पे आती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये वाली चीजें यहाँ पे आती हैं। तो इसमें डिस्टेंस डायरेक्शन में ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि वहां पे ईस्ट की साइड गया, फिर 5 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ की साइड गया, तो उसका फेस किस साइड है, उसका राइट हैंड किस साइड है। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपने अच्छे से करना है। उसके बाद है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्वेश्चन आता ही आता है कि इतने जने फिजिक्स पसंद करते हैं, इतने लोग हैं वो केमिस्ट्री पसंद करते हैं, इतने लोग हैं वो मैथमेटिक्स पसंद करते हैं, तो नापसंद वालों की संख्या कितनी होगी, दोनों को पसंद वालों की संख्या कितनी होगी, वो हम वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन वाला, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि वो उसके माता पिता हैं, ये वाली तो चीज आपको इजीली समझ आ गई होगी। तो वो उसका क्या लगेगा, एक लड़के ने एक लड़की से कहा कि मैं उसके दादी की बेटी हूँ, ऐसे कुछ आ जाता है उसमें, और आपने उसको बताना होता है। तो ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनालॉजी। एनालॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एनालॉजी में कैसे आते हैं कि यहाँ पे दो के बीच में रेशियो दे दिया, कुछ भी 1:5 दे दिया, फिर यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट वाला क्या होगा। तो एनालॉजी में ऐसे आता है। उसके बाद जैसे एनालॉजी में डिजिट्स की फॉर्म में तो ऐसे आ गया, वैसे जैसे हम बोल दें कि गिटार का संबंध किससे है, गाने से है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने गाना, और यहाँ पे ये लिखेंगे कुछ भी और उसका संबंध हमसे पूछेंगे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एनालॉजी। तो ये वाली चीज यहाँ पे आएगी। उसके बाद यहाँ पे देखो सीटिंग अरेंजमेंट, ये वाला मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है, तो इसको तो आपने लीव करना ही नहीं है, हर पेपर में आता है। पहले तो कई बार तो क्या पूछ लेते हैं कि एक टेबल के चारों तरफ बैठे हैं एक साइड फेस करके, उसके दाएं ये बैठा, उसके बाएं वो बैठा, उसके ऊपर वो बैठा है, ऐसे करके आ जाता है। कई बार नंबर की फॉर्म में आ जाता है कि 41 पोजीशन पे ये है, नीचे से ये है, अगर इनकी पोजीशन डिस्प्लेस कर दे तो फिर उनकी पोजीशन क्या होगी। तो ये इस टाइप वाले क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं, तो इनको आपने बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। उसके बाद नंबर सीरीज तो देखो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है, वो तो एग्जाम टाइम पे डिपेंड है कि हम उस पर ट्रिक कैसे निकाल पाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपने इसके सोल्व करके देखने हैं, पीवाईक्यू तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज के भी आते हैं, जैसे ही नहीं आते SUV W X, कुछ भी लिख लो अपनी चॉइस से, YZ, इसका संबंध इससे है, MNOP क्या, और ऐसे 2-3 दे देंगे, और उसके बाद लास्ट में हमसे पूछेंगे कि इसका इससे कैसे रिलेशन होगा। तो वो वाले टॉपिक आते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज से, तो इस चीज का आपको भी पता होना चाहिए। वहां से उनमें रिलेशन भी होती है, कई बार एक एक लीव करके लिखा होता है, कई बार दो दो, कई बार तीन तीन, कई बार पहले वाले का लास्ट वाले से संबंध होता है, तो वो वाली चीज वहां पे देखनी है। उसके बाद आता है रैंकिंग का। रैंकिंग का क्या कि ये वाला भी बहुत बार आता है कि ए बी से बड़ा है, बी ई से छोटा है, डी सबसे बड़ा है, ई सबसे छोटा, तो बीच वाला कौन होगा। कई बार क्या आ जाता है सबसे बड़ा कौन होगा, कई बार पूछ लेते हैं सबसे छोटा कौन होगा। कहने की बात ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने नहीं छोड़ना है। उसके बाद ये तो देखो सही है, ये तो करना ही चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे हमने प्लस को वहां पे माइनस मान लिया, माइनस को हमने मल्टीप्लाई माना, मल्टीप्लाई को हमने सब्सट्रैक्शन माना, और एक डिजिट लिख के दी होगी, और उसमें हमने वो चीजें रख के वहां से वैल्यू बतानी होगी, तो ये भी पूछा जाता है। लास्ट टॉपिक हमारे पास है सिलोजी। सिलोजी में क्या होता है कि यहाँ पे कि कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ कुत्ते कैसे हैं, मतलब ऐसे करके जो क्वेश्चन आता है ना, उसको हम बोलते हैं सिलोजियम। उनमें हमें बताना है कि सम और ऑल वाली जो वहां पे चीजें होती है, उन चीजों को अगर पता है तो ये आप बता पाओगे। तो ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनमें से देखो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये वाला टॉपिक पीजीटी में पिछली बार आया था, लेकिन आगे का नहीं पता। फर्स्ट टाइम तो नहीं, मतलब रेयर ही आता था, लेकिन पिछली बार ये आया था। ये वाला तो बिल्कुल आता ही आता है, ये वाला भी आता है, ये भी आता है। सीटिंग अरेंजमेंट तो बिल्कुल फिक्स है कि आएगा, रैंकिंग वाला बड़े वाला तो बिल्कुल फिक्स, और यहाँ से भी आता है, और नंबर सीरीज से भी आता है, और यहाँ से भी आता है। तो ये लगा लो, ये वाले हैं उसके, ये वाले तो पूरे कर ही लेना, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके 7 to 8 अच्छे से हो जाते हैं तो बहुत अच्छा आप अटेम्प्ट कर पाओगे रीजनिंग में। तो इन टॉपिक को नहीं छोड़ना, और अगर आपसे ज्यादा से ज्यादा कुछ ना हो पाए तो इनके पीवाईक्यू तो बिल्कुल ही करने हैं, तो वहां से आपको समझ में आने लगेगा कि चीजें कैसे हो रही है, क्योंकि हर पेपर में जो रिपीटेशन है वो हो ही रहा है, कॉन्सेप्ट का तो है ही है, क्या स्टेटमेंट सेम नहीं आती, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, वो रिपीट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो रीजनिंग के ये वाले टॉपिक है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, पीवाईक्यू तो देखो मस्ट है, वो तो आपने करने ही करने हैं। एस्टेट की प्रिपरेशन में जो कॉमन पार्ट आता है ना हिंदी का, जो 15 मार्क्स की हिंदी आती है, उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट था कि हिंदी के लिए कुछ कोई वीडियो लेके आओ। तो देखो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हमें नहीं पता पेडागोजी आएगी या तो ग्रामर आएगी।
तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, जितना हमें पता है उसकी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि एक महीने में जो एस्टेट का एग्जाम है वो नोटिफिकेशन में और एग्जाम में 1 से सवा महीने का डिफरेंस होता है। तो आप नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे एकदम टाइम है वो आपके पास कम मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे कि पहले वाला नोटिफिकेशन है ना, उसमें पेडागोजी मेंशन थी और साथ में ग्रामर लिखा था, ग्रामर के टॉपिक नहीं थे, ग्रामर लिखा था। और पिछली बार क्या हुआ था कि पेडागोजी नहीं आई एक भी नंबर की, और जितने भी 15 के 15 मार्क्स की है वो ग्रामर आ गई थी। तो ये सब हुआ था पिछले वाले एग्जाम में। हमें क्या करना है अब हम करेंगे कि जब तक हमें पता है कि पेडागोजी आ सकती है और ग्रामर आ सकती है, तो जो हिंदी के जो मोस्ट कॉमन टॉपिक हैं उनको हम तब तक पढ़ लेंगे, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो वाले टॉपिक वहां से कट बिल्कुल भी नहीं होंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, तो उनको तब तक पढ़ लो। अगर एक दो टॉपिक कट भी गया तो हमारा क्या जाएगा, कुछ अच्छा ही सीखा है। अब यहाँ पे अब हम नोटिफिकेशन की वेट में टाइम को वेस्ट करेंगे, और नोटिफिकेशन आ गया, सिलेबस सेम आया ना, तो फिर आप 1 से सवा महीने में इसकी जो प्रिपरेशन है वो नहीं कर पाओगे। तो वो सब टोटली आप पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे लेना चाहोगे। मेरा सजेशन यही है कि जब तक जो हमें पता है कुछ पोर्शन पेडागोजी का पढ़ लो, क्योंकि एक महीना अक्टूबर के लास्ट में आता है नोटिफिकेशन, और या तो नवंबर के स्टार्टिंग में आएगा। तो तब तक आपने क्या करना है, तब तक इन चीजों को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि कुछ चीजें आपके पास बची होंगी तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद हो जाएंगी, तो वो आप देख लेना। अब हम एक बार यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इनको पढ़ोगे कैसे। तो यहाँ पे देखो सिलेबस में कौन सी यूनिट आती है। एक तो आता है संख्या का पोर्शन। संख्या जो मैक्सिमम जो इसके स्टेट के जो एग्जाम है टीजीटी पीटी पीजीटी और पीआरटी, वहां से आपको संख्या है वो एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। उसके बाद सर्वनाम का टॉपिक भी बहुत कॉमन है, विशेषण भी, उसके बाद संधि, समास, अव्यय शब्द, अविकारी शब्द, उसके बाद वाच्य पद, उसके बाद क्रिया है, उसके बाद उपसर्ग है, काल हो गया, प्रत्यय हो गया, तत्सम तद्भव शब्द हो गए, उसके बाद वर्ण विचार, जैसे हम कैसे बोलते हैं, ये नहीं होते मूर्धा तालव्य कि कौन से वर्ड की साउंड कहाँ से आती है, वो वाली चीज। क्रिया विशेषण हो गई, अलंकार हो गए, रस हो गया, कारक हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी हो गया। तो ये वाला सिलेबस आपका हिंदी का है जो मैक्सिमम टाइम हमें एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अब देखो सवाल ये आता है कि कई बच्चे होते हैं जिनको कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ना, कि मेन टॉपिक हमें पता चलने चाहिए। तो मेन टॉपिक अगर आप देखोगे ना किसी भी एग्जाम में, जैसे देखो मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ कि जैसे हम इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम नहीं पढ़ते ना, पढ़ते हो तो आप अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने लेवल पे बताती हूँ, 1-2 मार्क्स का आएगा एंटोनियम सिनोनियम। वैसे ही जैसे ये हो गए पर्यायवाची और अनेकार्थी, और आप चाहे मैक्सिमम कितना ही पढ़ लो, लेकिन वो लास्ट टाइम एग्जाम पे डिपेंड होगा कि हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं। तो उसमें हम फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको इसको आपने 2-3 दिन दे दिए, 2-3 दिन में तो मतलब कंप्लीट उसको रिवीजन चाहिएगा अगर आप इनको पढ़ोगे तो बार बार, नहीं तो छोटी छोटी चीजें भी स्किप हो जाएंगी। और उसके बाद भी अगर आपके पढ़े में से नहीं आया तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इन टॉपिक को बेशक से आप लीव कर सकते हो, क्योंकि 1-2 मार्क्स होगा। वैसे तो 1-2 मार्क्स बहुत वेरिएबल होता है मुझे पता है, लेकिन अगर हिंदी वाइज हम देखेंगे तो 15 में से अगर आप 13 मार्क्स ले लो इनको काट के, ये वाले पढ़ लो अच्छे से, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे। तो अगर आप में एफिशिएंसी है और आप पढ़ना चाहते हो, आपके पास टाइम है ना, तो पढ़ लेना, फिर पढ़ने में भी क्या जाता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको ये सिलेबस सारा पढ़ना है। लेकिन फिर भी है ना, जैसे हमारा संज्ञा का टॉपिक हो गया, सर्वनाम का टॉपिक हो गया, विशेषण, संधि, समास, और ये वाला टॉपिक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। जैसे प्रत्यय हो गया, उपसर्ग भी पूछा जाता है, और क्रिया में जैसे ये हो गई प्रेरणार्थक हो गई, नाम धातु हो गई, तो इनसे भी क्वेश्चन आता है। वाच्य पद, काल, तत्सम तद्भव शब्द से आता है, और अलंकार से वैसे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी आ जाता। मैं तो यही बोलती हूँ कि आपके पास टाइम एनफ है तो क्या करना है आपने, कि सारे के सारे टॉपिक हैं वो आपने पढ़ लेने हैं। क्या जाता है आपका पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद देखो अब सवाल ये आता है कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग जो आपने करना चाहिए ना, वो क्या है कि पहले एक एक टॉपिक पूरा सिलेबस है वो एक लिखो अपने पेज पे। उसके बाद जैसे हमने संज्ञा टॉपिक लिया, तो आपने क्या करना है, संज्ञा टॉपिक को पहले यूट्यूब से सर्च करो। वहां से आप यूट्यूब से सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी जहाँ पे आपको संज्ञा टॉपिक समझाया मिलेगा। उसके बाद इसी के संज्ञा टॉपिक के बाद इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आज के टाइम में यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल है कि आपको किसी कोचिंग की नीड नहीं है। अगर आपके पास कोचिंग है तो फिर तो आपको ये वाली वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोचिंग में सारा मटेरियल एक साथ मिलता है। लेकिन अगर आपने खुद से सेल्फ स्टडी से करना है ना, तो आप 8th क्लास की जो ग्रामर की बुक आती है ना उसको उठा लेना, एज इट इज जो सारा सिलेबस है उसमें मेंशन है। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे हमने संज्ञा टॉपिक किया पहले,
उसके बाद उसके मॉक टेस्ट की हमने प्रैक्टिस की यूट्यूब से ही। उसके बाद आपने जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर में देखना कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपने अच्छे से सोल्व किए हों, चाहे वो टीजीटी में आए हो, पीजीटी में आए हो और पीआरटी में आए हो, तो वो वाली चीज आपने वहां से करनी है। और फिर से बहुत से बच्चों के कमेंट मिलेंगे कि पीवाई क्यू कहाँ मिलेंगे, तो पीवाई क्यू के लिए एक सबसे सिंपल बुक आती है, 150-200 रुपए की आती है, वो आर गुप्ता की। वहां से आप पीवाई क्यू को देख सकते हो, वहां से आप उनको लगा के भी देख सकते हो। तो सब मेन जो सबसे बेस्ट मेथड है यही है। उसके बाद देखो मैंने इन टॉपिक्स के जो नोट्स अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, वहां पे उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहां पे कई बच्चों का कमेंट क्या आता है कि क्या आपके नोट्स इफेक्टिव हैं? तो इफेक्टिव वो नोट्स तब होंगे जब ये टॉपिक आपने पहले अच्छे से कहीं से पढ़ा होगा। नोट्स का यूज हम कब करते हैं? वो होता है, नोट्स का यूज होता है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। पहले तो हम पढ़ेंगे ना टॉपिक को अच्छे से, वहां पे जो चीजें मैंने लिखी होंगी और जो चीज आप समझ पाओगे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो पहले आपने एक एक टॉपिक की वीडियो देखनी है, उसके बाद आपके लिए नोट्स इफिशियंट है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आपने किसी के नोट्स पे डिपेंड ही नहीं होना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। अपने नोट्स को देने के लिए मैं आपको बेवजह ये नहीं करूंगी कि आप ले लो। अगर आपके पास टाइम है और खुद के नोट्स बना सकते हो ना, तो उससे बेस्ट मेथड कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है पढ़ने के लिए, कोई जॉब करते हो, कहीं पे हाउस वाइफ वगैरह होती है, जो भी है, मतलब जो भी आपकी मजबूरी है, अगर आपके पास टाइम कम है तभी नोट्स पे जाना आप। अदरवाइज तो आप खुद से लिखो, खुद से लिखा हुआ आपके लिए लाइफ टाइम काम आएगा। आपकी जहां भी पढ़ोगे तो आपको पता होगा आपने कहाँ पे क्या लिखा है। तो ये थी चीज किसके? हिंदी के लिए। तो ये वाला था क्या, हिंदी के लिए कॉमन पार्ट। और पढ़ने का मेथड यही है कि 1 बाय 1 सभी टॉपिक को लिखो, एक बार उसकी वीडियो देखो यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आपको वैल्यूएबल लगे कि समझ आ रहा हो आपको। उसके बाद अगर आपने नोट्स चाहिए तो वहाँ पे मेरी जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके नोट्स को ले सकते हो। पहले वीडियो देखना, उसके बाद नोट्स पे जाना, क्योंकि फिर वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। अगर बिना वीडियो देखे आपने वहां पे गए ना, तो फिर वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे। और हाँ, सबसे मेन जो डाउट आता है कि हिंदी की जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें, तो हिंदी की प्रैक्टिस के लिए मैंने जो सबसे अच्छा चैनल लगा वो है अरुण सर का, जो करियर व्हील पे भी पढ़ाते हैं। तो वहां पे हर टॉपिक के नाम से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो यहाँ से टॉपिक को पढ़ना और वहां से अरुण सर के नाम से हिंदी का जो चैनल मिलेगा यूट्यूब पे, वहां से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो 1 बाय 1 टॉपिक्स की। तो यही सारा है। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, तो एनफ से भी ज्यादा हो जाता है। 15 में से आपके 11-12 मार्क्स आ जाए तो कोई थोड़ी नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स हो जाते हैं। अगर सारे ही पोर्शन में आपके इतने इतने आ जाए तो फिर तो 90 से कहीं ज्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं। इस वीडियो में आज हम पहले देखेंगे कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इफेक्टिवली हम इसको तैयार कर सकते हैं, कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो सब आज इस एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बच्चों के डाउट थे नोट्स को लेके, कि नोट्स हैं इंग्लिश के, जो नोट्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। तो वहां पे बच्चों के कमेंट आए थे कि क्या ये नोट्स एनफ है? ये नोट्स एनफ हैं अगर आप इन टॉपिक को, जो टॉपिक मैंने लिखे हैं और जो टॉपिक मैंने नोट्स में लिखे हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये नोट्स बिल्कुल एनफ है। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन सलाह देना चाहती हूँ कि उन नोट्स पे जाने से पहले आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इन टॉपिक को यूट्यूब पे टाइटल लिख के एज इट इज, और जो भी वीडियोज आपको अच्छी लगे, जिसके मतलब अच्छे कमेंट वगैरह हों, कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी लगती हो, टॉपिक सेम रहते हैं। देखो, लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज होता है, टॉपिक यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी एक एक टॉपिक की। तो अब मैं मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं उन नोट्स को ही आपको समझा दूं, तो उसके लिए सो सॉरी। तो यहाँ पे आज हम इसका सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कैसे हम पढ़े। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सेकंड है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मोडाल्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, फिगर ऑफ स्पीच, क्वेश्चन टैग, वर्ब, टेंस, क्लासेस एंड सेंटेंस, और लास्ट में आती है वोकैब। तो अगर इनमें से कोई टॉपिक रहता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्या पता कोई टॉपिक यहाँ पे छूट गया हो, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक यही आते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन टॉपिक को मेन क्वेश्चन आता है कि ये सिलेबस, पहले आपको इस सिलेबस का पता होना चाहिए। जब पहले अभी तक जो ये नए जो एस्टेट होने वाला है दिसंबर में, इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। और पिछले वाले एस्टेट में क्या बोला गया था कि पेडागोजी आएगी साथ में, और ग्रामर बस लिखा था, टॉपिक मेंशन नहीं थे। तो वहां पे क्या हुआ था, जो ये ग्रामर होती है वो आ गई, पेडागोजी आई ही नहीं। तो अब हम पता नहीं लगा सकते कि अब हम क्या पढ़े। लेकिन अब हम खाली भी नहीं बैठ सकते जब हमें पता है कि एग्जाम है वो 7 और 8 दिसंबर को होने वाला है। तो अब हम फ्री भी नहीं बैठ सकते, और ये भी नहीं पता हमें पेडागोजी आएगी या ग्रामर आएगी। तो यहाँ पे आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन क्या बचता है कि आप
पेडागोजी भी पढ़ो साथ में, और साथ में जो ये टॉपिक होते हैं मेन जो ग्रामर के 1 बाय 1 इनको डेली बेसिस पे पढ़ लो। इससे क्या फायदा होगा, अगर ये वाले टॉपिक हैं वो एग्जाम में आएंगे तो अच्छी बात है, अगर बाय चांस एक दो टॉपिक इधर उधर हो भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम आते हैं वहां पे हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी ही होती है, तो वहां पे काम आ जाएंगे, लॉस तो इसमें आपका कुछ होने नहीं वाला। अगर आप अब वैसे टाइम को वेस्ट करोगे और बाद में पढ़ोगे, एक महीने सवा महीने के टाइम में आप सब कुछ करने की सोचोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो कैसे प्रिपेयर करोगे, सबसे पहले इस जितना भी सिलेबस है उसको लिखो, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने यूट्यूब से वीडियो ली और यहाँ पे इसको टॉपिक को डाला, तो वहां से आपके पास दो चॉइसेस हैं, मैक्सिमम जो टॉपिक है वो मैंने अपने चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना वहाँ पे अपने नोट्स जो मैंने अपने टाइम पे यूज किए थे वो अपलोड किए हुए हैं, तो आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। अगर वो देखना चाहो, देखो वो नोट्स किसके लिए हेल्पफुल है, जिनके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, वो वीडियोस तो इधर उधर जाते हुए देख लेते हैं लेकिन उनके पास नोट्स बनाने का समय नहीं होता। तो मैं क्या बोलती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने अपने आप को थोड़ा सा कष्ट देना है, आपने अपने लेवल पे चीजों को करना है। जिनके पास एनफ टाइम है पढ़ने को, उनको कोई भी एक्सक्यूज किए बिना खुद के नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स बनाओ, यूट्यूब से वीडियो देखो, सेल्फ नोट्स बनाओ। उसके बाद यहाँ पे नोट्स बना के उसके बाद एक एक टॉपिक को कवर करते चलो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू के लिए मैंने बुक बताई हुई है आर गुप्ता की, कॉमन पोर्शन की अलग से आती है, टीजीटी के लिए भी आती है, पीजीटी के लिए भी, पीआरटी के हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में वो आती है, तो आप वो ले सकते हो। उसके बाद जितने मान लिया हमने ये वाला टॉपिक किया है, तो इतने जिसके जितने भी पीवाईक्यू आपको वहां पे मिलेंगे सारे आपने 1 बाय 1 वहां से डिस्कस करने हैं। तो ऐसे आपने ऐसे करके देखो कितने टॉपिक है, मैक्सिमम 14 to 15 टॉपिक हैं, तो कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप 2 दिन में भी एक टॉपिक करोगे ना तो भी आप इजिली वहां पे एक महीने सवा महीने में आपका सिलेबस कर सकते हो, और मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स तो आपको अपनी स्टडी को देने ही पड़ेंगे। और मेरे वाले नोट्स है वो उनके लिए हेल्पफुल है जो मतलब पढ़ तो लेते हैं, वीडियोज वगैरह तो काम करते हुए देख लेते हैं, जिनके पास काम भी होता है, बच्चे भी होते हैं, वो क्या करते हैं चलते फिरते वीडियोज तो देख लेते हैं, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आता है तो इतनी सारी वीडियोस नहीं देखी जाती, तो वो वहां पे वो नोट्स काम आएंगे आपके, कि आप वहां से वो पीडीएफ खोल के वहां से सब कुछ रिवाइज कर सकते हो, जितने भी टॉपिक है मैक्सिमम टॉपिक की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे आपने 1 बाय 1 उसके बाद पीवाईक्यू लगाने हैं, चाहो तो एक एक का जो प्रैक्टिस सेट है चैनल पे जाके वहां पे यूट्यूब पे जाके वो लगा सकते हो। तो ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, टॉपिक को लिखो, टॉपिक को यूट्यूब से अच्छे से इसको क्लियर करो। एक टॉपिक हर एग्जाम में सेम आता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, बाकी जो टॉपिक की समझ है वो एक किसी भी वीडियो से आपकी बन जाएगी। उसके बाद आपने एस्टेट का पढ़ना है हमें तो एस्टेट के जो भी पीवाईक्यू है उनको लगा के देखना है। 1 बाय 1 आप ऐसे टॉपिक को करोगे ना तो इजिली आपका जो वो है ना एग्जाम हो जाएगा। आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर करो, पीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, लेकिन पीवाईक्यू आपने तीनों के लगा के देखने हैं, क्योंकि कॉमन तो सब में सेम ही आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है, बाकी एस्टेट में सब कुछ सेम ही रहता है। 90 जो मार्क्स का होता है ना वो बस ऐसे बोल सकते हो आप 19-21 इतना ही इधर उधर होता है, अदरवाइज तो सेम ही है। तो ये वाली चीजें आपके लिए कहाँ पे रहेंगी, इंग्लिश की प्रिपरेशन में रहेगी। सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, साथ में मैंने नोट्स का बता दिया। जिनके पास नोट्स खुद के, जिनके पास टाइम है तो वो नोट्स खुद के बनाओ, किसी के पे डिपेंड मत हो, और जिसके पास टाइम नहीं है उनकी अपनी अपनी मजबूरी है, तो वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की भी इंग्लिश की भी, तो वहां से वीडियोस मिलेंगी ना आपकी, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से आपकी पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएंगी। तो इतना मैं आपके लिए यहाँ पे दे सकती हूँ। तो यहाँ पे जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है इसकी जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल है या नहीं है। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।